जय हिंद, जय भारत। आज हम एसएससी में आए कुछ प्रश्नों को जो है सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है वो सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें पहले बोर्डमॉस के रूल को याद होना चाहिए। बोर्डमॉस के रूल के हिसाब से जो है हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा और ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो है ऑफ आ रहा है, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, 6 4 24 यहां पर हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से पहले जो है डिवाइड सॉल्व होता है, 3 से ये कट चुका है, 3 4 12 और फिर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड के बाद बोर्डमॉस में मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। ये आ चुका है 24 और लास्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। यहां पर जो है टोटल हो चुका है 48। 48 में से 20 जो है माइनस करेंगे तो 28 ब्रैकेट का आंसर आएगा। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई का 3 दिया गया है और यहाँ पर जो है 45 दिया गया है और लास्ट में देखिएगा प्लस का 6 भी चल रहा है ना। इसे जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 84 प्लस का 6। इसके बाद फिर से देखिएगा अगला जो है 45, तो यहां पर बच रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 78 और लास्ट में जब माइनस करेंगे तो 33 बचेगा, वो भी माइनस का। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए एक और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न टाइम एंड वर्क से लिया गया है और यहां पर हमें जो है एक मुख्य बात याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की जो कैपेसिटी रहती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। देखिएगा, दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक दिया गया है मधुर, इसी के साथ जो है एक मनीषा दी गई है और बोला गया है कि मधुर मनीषा से 3 गुना तेजी से जो है काम कर सकता है। मतलब मनीषा को यदि एक जो है लग रहा होगा तो यहां पर जो है 3 गुना लग रहा है। ये जो है इनकी कार्य करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी की जो है बात की गई है कि इनकी जो कैपेसिटी है 1:3 में दी गई है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, 4 आ जाता है और इस 15 टोटल काम से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 60 जो है यहाँ पर टोटल वर्क जो है हमको मिल जाता है। मतलब इन दोनों का जो टोटल वर्क है वो 60 है। और पूछा गया है कि मधुर अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मधुर की जो कैपेसिटी है यानी कार्य करने की क्षमता है उससे जो है इसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि 20 दिन में मधुर अकेला इस कार्य को जो है कंप्लीट कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। इसके बाद देखिएगा एक और प्रश्न, ये जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से जो है प्रश्न पूछा गया है कि रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने में 10 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। तो देखिए, तो इसके बाद पूछा गया है कि रमन ने 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब दोनों की जो समय का डिफरेंस है वो 30 मिनट आ रहा है। तो देखिएगा, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। मतलब यदि हम टाइम की वैल्यू ले तो स्पीड और टाइम को चेंज कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बन जाएगा। पहले देखिएगा, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है जिसे जो है 8 की स्पीड से जो है हम तय कर रहे हैं। फिर इसी स्पीड इसी डिस्टेंस को जो है अगली स्पीड 10 से जो है ट्रेवल किया जा रहा है और ये जो हम निकाल रहे हैं ये है टोटल टाइम। टाइम माइनस टाइम, पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया टाइम, दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया गया टाइम, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 है। तो 30 मिनट जो है यहां पर डिफरेंस आ रहा है। पर यहां पर याद रखिएगा, ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ये मिनट में दिया गया है। तो इसे जो है 60 से डिवाइड करेंगे तभी ये आवर में कन्वर्ट होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, एलसीएम आएगा 40। 8 से कट चुका है 5 टाइम और ये जो है 10 से 4 टाइम कट चुका है। तो यहां पर आ जाएगा 1/2, कैंसिल हो चुके हैं 30 से। यहां पर भी इसे काट देते हैं तो 20 आ जाएगा। मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर। मतलब कि ए से लेकर बीच बी की जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर जो है इसका सही जवाब बनने वाला है। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। एक और प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो है क्यूबॉइड से पूछा गया है। देखिएगा, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड वाले 3 ठोस क्यूब घन को जो है पिघलाकर एक नया घन जो है बनाया गया है। तो यहां पर क्या पैटर्न लग रहा है कि जब आप किसी घन को पिघलाते हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, उनके जो वॉल्यूम है उनको मिलाकर एक नया घन जो है बना रहे हैं। मतलब हमें क्या करना है, वॉल्यूम पहले घन का लेना है, वॉल्यूम दूसरे का, वॉल्यूम तीसरे का, और ये जो है वॉल्यूम नए वाले के बराबर हो जाएगा। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो रहता है ए क्यूब, मतलब कि साइड का क्यूब, ए क्यूब। इसी प्रकार से दूसरी वाले की साइड का क्यूब, तीसरे वाले का, और ये चौथे वाले का। देखिए पहले की जो साइड है वो दे रखी है 6
दूसरे की देखिएगा 8 दी गई है और तीसरे की जो दी गई है वो 10 दी गई है। हमें क्या करना है, तीनों का क्यूब कर देना है। यहां पर आ जाएगा 216, यहां पर इसका क्यूब हो जाएगा 512 और यहां पर हो जाएगा 1000। तीनों को जो है प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1728, 1728 आ जाएगा। और 1728 जो है किसका क्यूब है सर, ये तो 12 का क्यूब है। तो आंसर आएगा कि नया वाला जो क्यूब बन रहा है उसकी जो साइड है वो कितनी होगी, 12 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर भी बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। टाइम एंड वर्क से भी एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो है पूछा गया है, इसे भी देख लेते हैं कि ए बी सी किसी कार्य को 60, 30 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए पहले बोला गया है ए बी सी तीन व्यक्ति है, ये जो है 60 दिन, 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, मतलब इनका एलसीएम निकालेंगे। ये आ चुका है टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है 60 है, पर डे की कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं। देखिए 60 से 60 में डिवाइड कर दीजिए, 1 वर्क पर डे ये कर रहा है। इसी प्रकार से ये 2 वर्क पर डे कर रहा है और इसी प्रकार से ये 3 वर्क पर डे कर रहा है। अब आगे पूछा है कि यदि ए कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी को शामिल करता है, मतलब फर्स्ट डे ए काम करता है, सेकेंड डे भी ए करता है, थर्ड डे भी ए करता है, फोर्थ डे में भी ए और फिफ्थ डे में ए के साथ जो है बी और सी शामिल हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट डे में ए 1 1 1 और 1 वर्क यहां तक कर रहा था, पर यहां पर तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों को प्लस करेंगे, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल जो वर्क है 5 दिन में वो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिएगा 5 दिनों का जो वर्क है वो कितना है, 6 + 4 10। यहां पर लिखेंगे कि 5 डेज में टोटल जो है 10 वर्क जो है कंप्लीट हो रहा है। हमें टोटल कितना करवाना है, 60 करवाना है। तो 60 करवाने के लिए इस 10 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर आंसर आएगा कि सर यहां पर जो है 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 6 का मल्टीप्लाई वहां हो रहा है वही का वही यहां भी कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा कि 30 डेज में टोटल जो है 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आंसर आएगा 30 डेज जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। चलिए और अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला भी देखते हैं कि 5,800 रुपए की राशि को 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। अनुपात से जो है ये क्वेश्चन है। मान लीजिए वे 3 भाग जो है ए बी और सी होंगे। पहले में बोला गया है कि पहले भाग का आधा, मतलब जो पहला भाग ए है उसका जो आधा है, उसी प्रकार से दूसरे भाग का पांचवा, दूसरे भाग का 1/5 पांचवा भाग और तीसरे भाग का 3/8, मतलब जो सी है उसका 3/8 जो है क्या है, आपस में बराबर है। तीनों आपस में बराबर है। तो हमें जब ए बी सी का वैल्यू यहां पर जब फाइंड आउट करना है तीनों भाग का, तो ये तीनों नंबर जो है बराबर के उधर जाएंगे तो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो आंसर आएगा पहले का हिस्सा है 2/1, दूसरे का है 5/1 और तीसरे का हो जाएगा 8/3। यहां पर जब आप रेशो निकालेंगे 3 का 2 गुना 6, 3 का 5 गुना 15 और 8 जो है ए बी सी का रेशो बन जाएगा। मतलब जो पैसा है वो 6, 15 और 8 के रेशो में बटा हुआ है। अब हमें पूछा गया है कि तीसरे भाग का वैल्यू क्या है ये बताइए। तो तीसरा भाग जो है 8 है और टोटल यदि हम प्लस करें तो देखिए कितना हो रहा है, 15 और 8 23, 23 + 6 29, 29 जो है हो रहा है। और टोटल अमाउंट की यदि बात करें तो 5,800 रुपए है। बस इसे काट देते हैं, ये कट चुका है कितनी बार, 200 बार। 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1600 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, परसेंटेज से पूछा गया है। चुनाव से संबंधित अधिकतर जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न को पूरा समझते हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट मतों का 75% जो है प्राप्त हुए हैं। यदि कुल वोट में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाए और कुल वोटों की संख्या जो है 5,60,000 है, तो हमें बताना है कि उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट जो है पड़े हैं। तो देखिएगा टोटल जो है 5,60,000 वोट है। इसमें से जो है 20% बोला गया है कि अवैध घोषित किए गए हैं। तो देखिए 20% यदि अवैध घोषित कर दिए गए हैं, मतलब सर बचे हुए 80% जो है वे क्या होंगे, वैध होंगे। और वैध मतों का भी यहां पर बोला गया है कि कुल वैध मतों का भी 75% जो है जीतने वाले को मिले हैं। तो हमें जो है जीतने वाले का ही निकालना है। तो इसका भी 75% हम निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमसे पूछा है तो उस उम्मीदवार को या उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने जो है वोट मिले हैं। यहां सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 से 3, 25 से 4 बार कट चुका है, 2 0 से 2,
4 से कट जाएगा 20 बार, 20 तिया 60 हो जाएगा। मतलब 5600 में हमें सिर्फ 60 का मल्टीप्लाई कर देना है। 6 6 36 बचा 3, 6 5 30 और 3 33। आंसर आएगा 3,36,000 जो है उसके पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। सी जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब। एक और देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे भी देखते हैं। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की 2% की दर से 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए, टोटल जो है मूलधन को हम 100% मानते हैं। टोटल मूलधन कितना रहता है? 100% रहता है। यदि पहले साल में 2% ब्याज दिया गया है तो अगले साल में भी 2% ब्याज दिया जाएगा। बस एक ही डिफरेंस यहां पर रहता है कि साधारण ब्याज हर साल एक जैसा रहता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी आपको ब्याज जो है देना पड़ता है। मतलब ये तो सर दोनों में बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ इस पहले साल के ब्याज का भी जब आप ब्याज देंगे, मतलब वापस से इस 2 का भी 2% यदि हमने निकाला तो 0.04% जो है एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। ये जो है साधारण ब्याज है टोटल, और यदि आपने इसको शामिल कर लिया तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है? 0.04%। तो हमें जो है 50,000 रुपए का 0.04% बस निकाल लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं, 2 0, 4 से 4 कट चुकी है, 4 5 20, यानी कि 20 रुपए जो है आंसर आ जाएगा कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 रुपए है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। एक और प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो है सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है कि 4 वर्ष में कोई राशि 9,648 और 7 वर्ष में 11,484 रुपए हो जाती है, तो उस राशि को बताना है, मतलब मूलधन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, यहां पर जो दिया गया है वो हमें मिश्रधन दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्रधन, मतलब कि अमाउंट दिया गया है। और अमाउंट देखिएगा कितने साल का? पहले जो है 7 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है। कितना? 11,484 रुपए। और इसी प्रकार से 4 ईयर यानी कि 4 वर्ष का दिया गया है 9,648 रुपए। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 वर्ष का जो है क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, मिश्रधन का जो फॉर्मूला रहता है, मिश्रधन का फॉर्मूला रहता है मूलधन प्लस ब्याज। इसी प्रकार से वापस से यदि हम मिश्रधन का फॉर्मूला लिखेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम रहेगा, सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाएगा। देखिए हम माइनस कर देते हैं, यहां पर बचेगा 8 और 6 14, यहां पर हो चुका है 3, और इसी प्रकार से यहां पर भी 8 और यहां पर बचेगा 1836 रुपए जो है 3 वर्ष का ब्याज आ रहा है। पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, उसी प्रकार से 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिएगा, पहले 1 वर्ष का जो है ब्याज आ रहा है 1836 डिवाइड बाय में 3, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का। तो देखिए 3 से कट चुका है 612, 4 दूनी 8, 4 और 24, 2448 रुपए जो है 4 साल का क्या आ चुका है? आपका ब्याज आ चुका है, और आपके पास 4 साल का मिश्रधन मौजूद है। यदि आपने अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। मतलब यदि आपने मूलधन में से ब्याज को यदि माइनस कर दिया तो आपका जो है क्या मिल जाएगा? मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर दिया तो मूलधन मिल जाएगा। तो यही देखिए, मिश्रधन दे रखा है 9,648 रुपए, और इस मिश्रधन में से हमने जो है 2448 रुपए ब्याज को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो हमें जो है मूलधन मिल जाएगा। और देखिएगा मूलधन कितना आ रहा है? 0027, यानी कि 7,200 रुपए सर इसका क्या है? मूलधन है। मतलब आंसर आएगा 7,200। बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित भी जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे भी जल्दी से सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, 2 ट्रेनें ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। एक जो है बी दिया गया है, एक ए दिया गया है। 2 ट्रेनें यहां से जो है चल रही है, और बोला है कि एक दूसरे से 60 और 50 की चाल से जो है ये चल रही है। 60 की स्पीड इसकी है, इसकी जो स्पीड है वो 50 की है ना। एक 60 और एक 50 की स्पीड से जो है चल रही है। अब आगे बोला गया है कि उनके मिलने से पहले तेज चलने वाली जो ट्रेन है धीमे चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। मतलब ये जब मिलती है तो एक ट्रेन जो है 110 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करती है। तो देखिएगा, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। मतलब डिस्टेंस की यदि हम बात करें
तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 110। तो हमें डिस्टेंस के ऊपर ही जो है यहां पर इक्वेशन बनानी है। देखिए, पहले के द्वारा चली गई डिस्टेंस माइनस दूसरे के द्वारा चली गई डिस्टेंस बराबर 110 आ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 60 की स्पीड से ये चल रहा है और इसे जो है टाइम कितना लग रहा होगा सर, 1 का टाइम लग रहा होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो है 50 की स्पीड से चल रहा है, इसे भी 1 का टाइम लग रहा होगा, क्योंकि दोनों का समय जो है वो बराबर है। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं सर। 10x का वैल्यू आ चुका है 110, मतलब कि इन्हें जो है 11 घंटे का जो है समय लग रहा है। हमें दूरी बताना है तो दोनों को क्या करेंगे सर, ये 60 की स्पीड से 11 घंटे तक चली है, मतलब टोटल 660 किलोमीटर चली है। और ये वाली ट्रेन 50 की स्पीड से 11 घंटे तक चली है, मतलब 550 किलोमीटर चली है। दोनों को प्लस कर देते हैं, आंसर आएगा 0, 1, 1 और 1, 2, 1210 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस यहां पर बन रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।